हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी। मैं हमेशा आपके लिए रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर आता हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैं इस कहानी का पहला पार्ट यानी दादा ठाकुर की हवेली अपलोड किया था। अब मैं आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई। अंदर आवाज, दरवाजा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और न ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर की पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहां और एक फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है। दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को ही वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई तस्वीर खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उसकी मौत की तारीख।
उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैर की आवाज आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली यानी बिना तस्वीर के देखा था। और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे की सांसों की आवाज आ रही थी, पर अब अंधेरों में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे।